हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्राई हैलाइड्स और हेलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब इस टॉपिक में केवल CCl4 एरल हैलाइड्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही बचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं CCl4 से। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राहेलाइड है, ऑल्सो नेम्ड एज पायरीन, क्योंकि इसका यूज़ था एज ए फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज वेपर ऑफ CCl4 इज़ हेवियर देन एयर एंड इनफ्लेमेबल। और भी यूजेस थे। इट वाज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्लूइड एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसॉल कैंस। इट वाज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, एज ए cleaning agent, as a degreasing agent, as a spot remover, etc. Because of its harmful effect, these uses are now banned and it is only used in some industrial applications. हमारे सिलेबस में कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं, केवल इसी कारण से हम CCl4 कवर कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से यदि हम बात करना स्टार्ट करें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने कुछ पहले भी देखे हुए हैं, लाइक इन एल्केन्स। फ्रॉम मीथेन यदि हमने लिखा तो हमने मीथेन में एल्केन वाले टॉपिक में हमने रिएक्शन स्टडी किया था हैलोजनेशन। हैलोजनेशन ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और ये चेन रिएक्शन के जैसे लगातार होता ही जाता है, और जो लास्ट प्रोडक्ट बना था दैट वाज CCl4। लेकिन ये सुटेबल प्रिपरेशन नहीं है फॉर CCl4 बिकॉज in free radical substitution reaction so many side products are formed. सेकेंड प्रिपरेशन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। क्लोरोफॉर्म बनने के बाद यदि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक बार और होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CCl4। ये भी अच्छा प्रिपरेशन नहीं है। तो CCl4 का केवल एक ही प्रिपरेशन यूज़ होता है, दैट इज़ फ्रॉम CH2। CH2 को जब क्लोरीन के साथ हीट करते हैं तो बनता है CCl4 एंड H2Cl2। बनने वाला H2Cl2 वापस से CH2 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है CCl4। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन नहीं है क्योंकि मैंने किसी भी एग्जाम में कभी भी इसके कोई भी क्वेश्चन आते हुए नहीं देखे। केमिकल रिएक्शंस में बात करें तो केमिकल रिएक्शन में जो बेसिक मेन रिएक्शंस हैं दे आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, CCl4 ऑक्सीडाइजेज बाय मॉइस्चर ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ए पॉइजनस गैस फॉस्जीन। ये क्लोरोफॉर्म में भी बना था ऑक्सीडेशन से। तो CCl4 जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पॉइजनस गैस COCl2 और साथ में बनाता है ट्वाइस HCl। और ये रीज़न है कि इसका यूज़ आजकल एज ए फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर फायर होगा वहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण ये क्या बना लेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करके फॉस्जीन बना लेगा। सेकेंड इज रिडक्शन। ये हमने क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में भी देखा था, रिडक्शन बाय मेटल एसिड, और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना था दैट वाज क्लोरोफॉर्म। तो ये नए रिएक्शंस नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। वैसे तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट है 0, तो CCl4 वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड यदि ये प्रेजेंट रहेगा तो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि हेलोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 4 हेलोजन है तो यहाँ पर यदि मैं OH ग्रुप यहाँ पर लगाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, बनेगा ऐसा। और ये हमने हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ही स्टडी किया है कि एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं अनस्टेबल, और इसमें तुरंत क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब यदि मैं इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CO2 बनेगा ये। तो CCl4 के हाइड्रोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 होता है। और ये कई नेम रिएक्शन में आगे सिलेबस में यूज़ भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है दे आर फ्रियॉन्स, फ्रियॉन्स फॉर्मेशन। CCl4 का एक्चुअल यूज़ यही है। फ्रियॉन्स फॉर्मेशन ये स्वार्ट रिएक्शन से बनते हैं, और स्वार्ट रिएक्शन में होता क्या है कि F- अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, और Cl को हटाकर F जब लगाएंगे तो बनेगा CCl2F2। ये कहलाता है फ्रियॉन 1,2 है ये। और हम किसी दूसरे टाइप का फ्रियॉन भी बना सकते हैं, लाइक हमने C2Cl6 लिया, हेक्साक्लोरोइथेन यदि लिया तो यहाँ पर जो बनेगा फ्रियॉन 1,1,2 बना है ये। तो एक्चुअली हमें पढ़ना फ्रियॉन्स ही है, तो एक काम करते हैं अपन ने फ्रियॉन्स ही हेडिंग लिख लिया है ये फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स मतलब क्या होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज फ्रियॉन्स, ऑल्सो नेम्ड एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें क्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा और कार्बन रहेगा। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव एंड नॉन टॉक्सिक, इसलिए इसका यूज़ पहले होम अप्लाइंसेज में होता था। दे हैव बीन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड एज एयरोसॉल प्रोपेलेंट्स। रेफ्रिजरेटर्स एंड ACs में एज ए कूलेंट यूज़ होता था पहले, लेकिन प्रॉब्लम ये है हार्मफुल है फॉर ओजोन लेयर। CFCs कॉज ओजोन डिप्लीशन, ठीक है ना, इसलिए आजकल यूज़ नहीं होता फ्रियॉन्स का एज ए कूलेंट।
नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन जो मैंने नाम लिखे हुए हैं ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि यदि हम CFC पहचानते हैं, कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन वाले कंपाउंड यदि हम पहचानते हैं, तो हमें टोटल कार्बन काउंट करने होते हैं और जो भी नंबर आएगा उसमें से -1 करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 ही कार्बन था तो 0 लिखा नहीं जाता। फिर हमें क्या करना होता है, टोटल हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं। हाइड्रोजन काउंट किया और उसमें +1 करना होता है। इनमें हाइड्रोजन 0 है तो 0 + 1 किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मुझे टोटल फ्लोरीन काउंट करके लिखना होता है, इसलिए इसका नाम फ्रियोन 12 है, इसका नाम क्या है, फ्रियोन 112। ये CCl4 है और CCl4 में कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज एरल हैलाइड्स। एरल हैलाइड हेलोजन कंटेनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में इसके। एरल हैलाइड का मतलब कंपाउंड्स इन विच हेलोजेंस आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होने से प्रॉब्लम ये होगा कि हेलोजन कॉन्जुगेशन में आएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और इसके प्रिपरेशन और इसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो इस हेडिंग में यदि हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखते हैं। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने जो पहले स्टडी किया था वो हमने बेंजीन में स्टडी किया था बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन। डायरेक्ट हेलोजनेशन का मतलब ARSE रिएक्शन था। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, एच को सब्स्टिट्यूट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ पर हेलोजनेशन में क्या था, हेलोजनेशन में जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल था दैट वाज X+ हेलोनियम आइन था। और हेलोनियम आइन X2Fe लिखा मिलता है, कभी कभी यहाँ पर क्या X2 और FeX3 भी लिखा मिल सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये लो टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल X+ रहेगा, रिएक्शन ARSE रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर H की जगह पर X आ जाएगा और ये क्या बन जाता था, एरल हैलाइड बन जाता था। ये प्रिपरेशन तो हमने बेंजीन वाले टॉपिक में भी स्टडी किया था। इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशंस पर आएँ तो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है ये सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर ने डायज़ोनियम सॉल्ट को यूज़ किया और ये हमने पहले भी बोला हुआ है डायज़ोनियम का प्रॉपर्टी कि डायज़ोनियम कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स। ये केवल 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टेबल होते हैं और ये अनस्टेबल है। ये बेंजीन, डायज़ोनियम, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। लाइक मैंने लिया क्लोराइड तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, Cl- लिख दिया मैंने ऐसा। अब यदि मैं इसको हीट करूँगा तो हीट करने पर क्या होता है, N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाता है, बेंजीन रिंग पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं लिख कर बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डायज़ोनियम सॉल्ट है हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। पूरे सिलेबस में कभी भी यदि हम इनको हीट करते हैं तब क्या होगा, होगा ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज है तो हीट करने पे बॉन्ड पेयर को ये लोन पेयर बनाएगा और ऐसा करने पे बेंजीन रिंग पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाता है ऐसा। अब आगे के प्रिपरेशंस में, आगे के टॉपिक में इस प्लस का रिएक्शन हमें किसी माइनस से कराना होता है। तो सैंडमेयर ने क्या किया, कॉपर सॉल्ट यूज़ किया। तो CuCl लिया तो Cl- है यहाँ का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो Cl- क्या करेगा, बेंजीन के प्लस चार्ज से रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर CuBr यदि लेंगे तो Br- आएगा और यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है, बस क्लिक करना चाहिए टाइम पे कि दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के एप्लीकेशन या मॉडिफिकेशंस ही हैं कि हम यदि Ki यूज़ करेंगे तो यहाँ का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, I- होगा और I- जब बेंजीन रिंग से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा ऐसे। हम चाहें तो यहाँ पर KCN यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर NaOH यूज़ कर सकते हैं। ये अगले टॉपिक्स में, आगे के आने वाले टॉपिक्स में अलग अलग कंपाउंड के प्रिपरेशन में यूज़ होगा ये आइडिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि डायज़ोनियम सॉल्ट से डायरेक्ट ना लिखकर हम किसी प्रिपरेशन से लिख सकते हैं। लाइक जैसे हमने लिखा एनिलीन, ये कन्वर्जन लिखा, हमने बेंजीन वाले टॉपिक में भी स्टडी किया था। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायज़ोटाइजेशन, डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। और डायज़ोटाइजेशन प्राइमरी अमीन का है, एनिलीन यूज़ किया, NaNO2HX यूज़ किया। एक्चुअली HNO2 से रिएक्शन कराना होता है और HNO2 हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ होता है, इसलिए NaNO2HX लिया। और HNO2 एसिड की प्रेजेंस में क्या सप्लाई करता है, NO+। ये है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और जब एनिलीन इससे रिएक्ट करेगा तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है और यदि मैंने डायज़ोनियम सॉल्ट में HX ले रखा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, X-। तो हो सकता है सैंडमेयर रिएक्शन क्वेश्चन में डायरेक्ट डायज़ोनियम सॉल्ट से यूज़ ना करके एनिलीन से स्टार्ट करें। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिएक्शन ईजी है, डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ यदि कॉपर सॉल्ट आएगा हमें पहचान में आना चाहिए कि रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन और इसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एरल हैलाइड बनाते हैं।
सिमिलर रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रिपरेशन इज गैटरमैन रिएक्शन। सिमिलर आइडिया जो सैंडमेयर ने बोला था वही गैटरमैन ने बोला, डिफरेंस केवल इतना सा है कि सैंडमेयर ने कॉपर सॉल्ट यूज़ किया था, इन्होंने कॉपर पाउडर के साथ HCl लेकर Cl माइनस सप्लाई किया। तो यहाँ पर भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, यहाँ पर जो HCl का Cl माइनस है वो बेंजीन के प्लस से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, हीट करने पर ऐसा होगा। और यदि HBr लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन में केवल इतना सा फर्क है कि सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर सॉल्ट यूज़ होता है जबकि गैटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर यूज़ होता है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं रिएक्शंस में। नेक्स्ट सिमिलर आइडिया प्रिपरेशन, बाश-शीमैन रिएक्शन। बाश-शीमैन रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन के लिए यूज़ होता है। और इसमें करते क्या हैं, BF4 माइनस हम चाहें तो NaBF4 से ले सकते थे, हमने फ्लोरोबोरिक एसिड लिया HBF4 और हीट नहीं किया है। और हीट नहीं किया है यदि मैंने सॉल्ट Cl माइनस के साथ लिया तो केवल आयन एक्सचेंज होगा। आयन एक्सचेंज का मतलब HCl अलग निकल गया और Cl माइनस की जगह पर आ जाएगा BF4 माइनस। ये जो बना इसका आता है वाइट प्रेसिपिटेट। और इम्पॉर्टेंट ये अभी हीट नहीं किया है, हीट करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा और इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। और जब इसको हम हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होने का मतलब N2 अलग हो जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा फ्लोरोबेंजीन बनेगा। क्यों, BF4 माइनस BF3 में कन्वर्ट हो जाएगा और F माइनस सप्लाई कर देगा। दिस इज बाश-शीमैन रिएक्शन। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। फिर कुछ पुराने रिएक्शंस भी हमने एल्काइल हैलाइड में ही कंप्लीट कर लिए थे। प्रिपरेशन में यदि बात करें तो फॉर ब्रोमोबेंजीन हमने लिखा था बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन। और पहचानने का तरीका क्या था, पहचानने का तरीका था कि सिल्वर सॉल्ट रहेगा एसिड का और साथ में रहेगा Br2 और रहेगा CCl4। ये कॉम्बिनेशन से ही हम बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन पहचानते हैं। और रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये था कि यहाँ से CO2 हटा के हमें ब्रोमीन लगाना होता था, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म एक बार पुराने वीडियो से देख सकते हो, बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन। ये प्रिपरेशंस हैं फॉर एरल हैलाइड्स। अब हम चलते हैं एरल हैलाइड के केमिकल रिएक्शंस पे। और केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये हम सारे रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। तो फर्स्ट रिएक्शन रिकॉल कराएं, रिवीजन के हिसाब से मैं सारे रिएक्शंस एक बार वापस से बोल देता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन हम जो ले रहे हैं दैट इज़ ARSE रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमने GOC में स्टडी किया था। यहाँ पर की एलिमेंट हेलोजन है, उस पर लोन पेयर है। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस हेलोजन के लिए हम +M इफेक्ट लिखते थे और -I इफेक्ट लिखते थे। और ये एक्सेप्शनल ग्रुप था, इसका -I इसके +M से बड़ा होता था, मतलब ये वाला ग्रुप ओवरऑल क्या कहलाता था, EWG कहलाता था। लेकिन चूंकि की एलिमेंट पे लोन पेयर है इसलिए ये कैसा डायरेक्टिंग था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनाता है ARSE का। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डीएक्टिवेटिंग ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल EWG है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डीएक्टिवेटिंग का मतलब मेक्स द कंपाउंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन बेंजीन रिंग। मतलब यदि बेंजीन से मैं कंपेयर करूंगा तो एरल हैलाइड का रिएक्टिविटी ARSE रिएक्शन में बेंजीन से कम होगा, ठीक है ना। तो फिर जब हमने ARSE रिएक्शन GOC में भी पढ़ा, हमने बेंजीन वाले टॉपिक में भी पढ़ा, एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ सारे रिएक्शंस, हमने इन रिएक्शंस को स्टडी किया था। और रिएक्शंस में बेंजीन टॉपिक का रिवीजन है, एक बार चाहें तो हम बेंजीन वाले टॉपिक को वापस से रिवाइज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार ज़रूर देख लेना। फर्स्ट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता था नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या था, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल वॉज NO2 प्लस, नाइट्रेशन बोल ही रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन वॉज सल्फोनेशन, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल SO3 था। नेक्स्ट था यहाँ पर हेलोजनेशन, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल X प्लस। इंपॉर्टेंट है ज़रा ये दोनों देखना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं। यदि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आपको याद हो तो हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बोला था कि यदि रिंग पर EWG प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता। लेकिन चूंकि हेलोजन वीकली डीएक्टिवेटिंग है इसलिए ये
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, यदि बेंजीन रिंग पे NO2 रहेगा, C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा, CHO रहेगा, COOH रहेगा, COCl CONH2 रहेगा, तो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं लिख सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एरल हैलाइड्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब मुझे ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनाना है, और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, H हटाकर इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लगाएंगे, प्लस एक और प्रोडक्ट लिखूंगा जिसमें मैं पैरा पोजीशन पे लगाऊंगा। और ये हम पहले ही बोल चुके हैं, GOC से बोल रहे हैं कि यदि -I इफेक्ट वाला ग्रुप रहेगा तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनता है, पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट के बाद देखो ये जो लिखा हुआ है, ये गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, और नेक्स्ट लिखा हुआ है गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। दोनों केस में CHO प्लस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, फॉर्माइलेशन होगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन वॉज ब्लेस रिएक्शन, SCHO SCl एंड ZnCl2 अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल CH2 प्लस Cl और क्लोरोमिथाइलेशन कहलाता है। नाइट्रोसेशन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ARSC रिएक्शन एरल हैलाइड में भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनाना पड़ेगा तो मैं ये बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एरल हैलाइड का रिएक्शन जब हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं तो एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे लगाऊंगा, और एक इलेक्ट्रोफाइल मुझे कहाँ पर लगाना पड़ेगा, पैरा पोजीशन पर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और चूंकि -I इफेक्ट वाला ग्रुप है इसलिए मैं मेजर प्रोडक्ट किसको बोला करूंगा, पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि ऑर्थो आइसोमर जो रहेगा ना वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एक रिएक्शन ये था, और चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेना। एक और इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड ARSN रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और ये हमने इसी टॉपिक में स्टडी किया था। जब हमने SN रिएक्शंस को डिटेल में लिखा था किसी वीडियो में, तब हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, ARSN रिएक्शन। ARSN रिएक्शन हमने दो टाइप से स्टडी किया था, एक हमने था ARSN2 और एक हमने पढ़ा था बेंजाइन मैकेनिज्म साइन सब्स्टिट्यूशन। मैं केवल रिवीजन के लिए बोल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, आप उससे पूरा वीडियो देख सकते हो। ARSN2 में क्या था, ARSN2 केवल दो ही कंडीशन में होता था, या तो हम एक्सट्रीम कंडीशंस यूज़ करें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर या वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हेलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था ये वाला पार्ट जो सेकेंड लिखा हुआ B, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द हेलोजन ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स द कंपाउंड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और इसमें हमने मैकेनिज्म के साथ स्टडी किया था उस वीडियो में, एक बार वो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बेंजाइन मैकेनिज्म की बात करें, साइन सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो साइन सब्स्टिट्यूशन हमने ये बोला था कि स्ट्रॉन्गर एल्कली जब यूज़ करते हैं लाइक KNH2 LiNH2 NaNH2, तब बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। एक बार वीडियो से ज़रूर देख लेना। कंक्लूजन ये था उस वीडियो का कि ARSN रिएक्शन दो टाइप का होता है। ARSN2 में क्या था, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं AE मैकेनिज्म। साइन सब्स्टिट्यूशन बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या था, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, इसलिए उसको क्या पढ़ते हैं, EA मैकेनिज्म। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए रिवीजन के हिसाब से इतना सफिशियंट है सुनना। फिर नेक्स्ट रिएक्शन पर यदि आएँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, और इस रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन है विद क्लोरल, और क्लोरल हमने क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, जब हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा था उसका फाइनल प्रोडक्ट था ये है, और क्लोरोबेंजीन ऐसा है। अब चूंकि हमने अभी स्टडी किया कि ARSC रिएक्शन में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, पैरा पोजीशन पे बनेगा। तो यहाँ पर ये जो H2SO4 है ये क्या करेगा, क्लोरल के C डबल बॉन्डों से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने का तरीका क्या रहेगा कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट किया जाएगा, और ये डोनेट करेगा तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, ऐसे ये बनेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और चूंकि ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ पर अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, मतलब ARSE रिएक्शन होगा। तो हमें करना क्या होगा कि एक बार ARSE रिएक्शन कराया तो एक पैरा पोजीशन गया, जब ये अटैच हो जाएगा तो वापस से क्या होगा, वापस से ये OH हटेगा, एक बार और प्लस आएगा, मतलब डबल ARSE रिएक्शन मुझे करना पड़ेगा, और दोनों बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर मैं इस कार्बन को अटैच कर दूंगा। तो याद रखने के लिए डायरेक्ट लिखने का तरीका ऐसा है कि मैंने इस तरीके से H2 निकाल दिया, जबकि एक्चुअली क्या है, ये ARSE रिएक्शन है, मैंने मैकेनिज्म बोला। अभी फिलहाल मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा ये
क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं लिख के बताता हूँ, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम। यहाँ पर ये क्या है, देखो डाइक्लोरो है तो मैं इसका नाम लिखता हूँ, देखो डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, इसका मतलब डाइक्लोरो, तो क्या लिखूँ, डाइफिनाइल। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर पेरेंट चेन में 3 क्लोरीन है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इथेन लिखना पड़ेगा। तो दिस कंपाउंड इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, also named as very important compound by name, also named as what, DDT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, एग्जाम्स में आते हुए देखे हैं ये। तो ये CCl4 और एरल हैलाइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस टॉपिक में बचता है केवल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड यदि बोलें तो फ्लोराइड्स आर हाईली स्टेबल एंड एल्काइल आयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल। आयोडाइड्स तो इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि आप उनको एयर में केवल रखा रहने दो, यदि वो रखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिसोसिएट होता है और ड्यू टू लिबरेशन ऑफ I2 उनका कलर हो जाता है वायलेट कलर। तो रिएक्शन कैसा भी हो, मैकेनिज्म कैसा भी हो, भले ही चाहे वो वुड्स रिएक्शन था या SN1 था या SN2 था, या हमें याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होता है, RI। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, RI। तो इसलिए सेकेंड हमने लिखा यही है। देखो स्टेबिलिटी से एक्चुअली हमें कंक्लूजन क्या निकालना था, रिएक्टिविटी का। तो एल्काइल आयोडाइड्स आर ऑलवेज मोस्ट रिएक्टिव अमंग एल्काइल हैलाइड्स। फिर रिएक्शन कोई भी हो, मैकेनिज्म कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो। थर्ड जो लिखा हुआ है डेंसिटी के बेसिस पे लिखा हुआ है कि एल्काइल फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर, जबकि ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर हैवियर देन वाटर। याद रखने लायक बात है। बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा रिवीजन कर सकते हैं हम, इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमने एल्कीन वाले टॉपिक में स्टडी किया था डिटेल में, वो वाला वीडियो एक बार देख सकते हो आप। यदि एल्काइल ग्रुप सेम रखेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है हमें याद रखना पड़ेगा कि आयोडाइड्स का ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड्स। हम जो समझ सकते थे वो ये हमने पहले पढ़े थे, वो ये कि यदि सिमिलर हैलोजन रहेगा फॉर सेम होमोलोगस सीरीज, हम ये बोलते थे कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। और बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती नहीं, सिली मिस्टेक होती नहीं, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला जो हम बाद में बता रहे हैं ये हम पहले लगा देते हैं, जबकि ये केवल आइसोमर्स के लिए लगता है। और लगाते ये थे कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था नंबर ऑफ साइड चेन्स, ठीक है ना, और आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो इस तरीके से हम पुराने फॉर्मूले यूज़ करके नए क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो ये भी हमने पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पे पूरा बताया था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, और HF का सबसे ज़्यादा रहेगा बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा चार्ज डेवलप करेगा HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं था। इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आते हैं ये, और याद ही रखना पड़ता है, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट है वो चार्ज और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। चार्ज हम लॉजिक से तब भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमें डायरेक्ट नहीं दिखता, वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से डिसाइड होता है। इसलिए यहाँ पर देखें तो डाइपोल मूवमेंट CH3F का मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस वाला डोमिनेट किया फैक्टर, और CH3Cl का CH3F से ज़्यादा हुआ डाइपोल मूवमेंट, याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद कोई एक्सेप्शनल पॉइंट नहीं है, CH3Br का है, फिर CH3I का डाइपोल मूवमेंट है। ये एक बार जेई में आ चुका है क्वेश्चन, CH3Cl, CH2Cl2, CH3 और CCl4 का होता है मिनिमम डाइपोल मोमेंट, होता है CCl4 का 0, याद ही रखना पड़ता है। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन पूछा था तो आंसर था CH3Cl। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, एल्काइल हैलाइड्स आर नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर एज देयर हैलोजन एटम्स कैन नॉट फॉर्म इफेक्टिव एज बॉन्ड विद वाटर। ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाता है, क्योंकि हम बचपन से यही बोलते आए हैं कि पोलर डिजॉल्व्स पोलर, और यदि हमें ये पॉइंट याद नहीं रहेगा तो हमें लगेगा कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर पोलर। और क्यों है पोलर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे पोलर, हम बोल देंगे सॉल्युबल। तो हमें याद रखना पड़ेगा लाइक ईथर्स एल्काइल हैलाइड्स आर नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ये अच्छे बनते हैं कि क्लोरोफॉर्म यदि प्योर फॉर्म में रहेगा तो ये कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता है, क्योंकि प्योर फॉर्म का मतलब है कि प्योर और इम्प्योर इन फॉर्म ऑफ इन सेंस ऑफ फॉजिन, क्योंकि यदि फॉजिन बनेगा तो HCl साथ में बनेगा, और HCl यदि साथ में रहेगा तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, जैसे सेकेंड में लिखा। यदि क्लोरोफॉर्म इम्प्योर है इसका मतलब फॉजिन के साथ में HCl है, तो यहाँ पर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट आता है। और आयोडीन वाले कंपाउंड इतने अनस्टेबल होते हैं
कि आयोडोफॉर्म प्योर लो चाहे इम्प्योर लो, इतना अनस्टेबल है कि इन एनी केस आपको AgI का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है ना, प्योर हो चाहे इम्प्योर हो। CCl4 का चूंकि डाइपोल मोमेंट 0 है, ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर नो प्रेसिपिटेट, नो रिएक्शन। लास्ट है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ CHI3 आयोडोफॉर्म ड्यू टू लिबरेशन ऑफ I2 ऑन डिसोसिएशन, इट लिबरेट्स I2 और उसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो केमिस्ट इन एवरीडे लाइफ में हमें ये पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो से हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पर आएंगे। फर्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा एल्कोहल्स। ठीक है ना, थैंक यू।